नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 30th ऑफ द जनवरी 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये आपके क्लैट एग्जाम के लिए, एलेट एग्जाम के लिए और जितने भी वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली होती है। ठीक है, तो जल्दी चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा दिन है? आज 30th ऑफ द जनवरी 2025। तो न्यूज पर चलने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आज कौन सा दिन है। तो आज कौन सा दिन है? तो आज 30th ऑफ द जनवरी। आज क्या सेलिब्रेट होता है तो आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, कि हमने सदियों की दास्तां के बाद आजादी पाई थी, है ना। ब्रिटिश रूल से हम आजाद हुए थे। किस दिन हम इंडिपेंडेंट हुए थे? तो आपको पता होना चाहिए 15th ऑफ द अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे। कौन सा प्लान आया था? तो माउंटबेटन प्लान से हम इंडिपेंडेंट कर दिए गए थे। ठीक है, आपको पता होगा। और लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे हमारे? तो लास्ट वाइसराय थे। लेकिन इस पूरी स्ट्रगल को देखी जाए, इस पूरा स्ट्रगल को अगर हम देखें, इंडिपेंडेंट की जो लड़ाई हमने लड़ी उसके अंदर बहुत सारे शहीदों के नाम आते हैं, है ना। जैसे महात्मा गांधी जी, ठीक है, भगत सिंह जी, ठीक है, आपके सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं। तो याद रखना हमारे यहाँ पर 2 दिन क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है। एक किस दिन मनाया जाता है? 30th ऑफ द जनवरी को, 30 जनवरी को, और एक मनाया जाता है 23 मार्च को। ठीक है, क्योंकि 30 जनवरी को किसकी डेथ हुई थी? तो याद रखना महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी। उनको गोली मार दी गई थी और गोली मारने वाला कौन था? तो आपको पता होना चाहिए। हु असैसिनेटेड महात्मा गांधी? तो आपको पता होना चाहिए नाथूराम गोडसे। ठीक है, किसने उनको मारा था? नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रोवर्सी रहती है। ठीक है, और 23 मार्च को क्या हुआ था? तो आपके जो भगत सिंह थे, है ना, भगत सिंह जी को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। ठीक है, और भगत सिंह जी को फांसी किस केस में दी गई थी? तो इनको फांसी इसलिए दी गई थी क्योंकि इन्होंने लाहौर असेंबली में जब सरेंडर किया था तो बॉम्बिंग कर दी थी। ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले बताया था, जिस दिन लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी थी उस दिन में मैंने आपको समझाया था कि लाला लाजपत राय के स्टूडेंट कौन थे? भगत सिंह। और लाला लाजपत राय को मारा किसने था? सैंडर्स ने। तो सैंडर्स को किसने मार दिया था बाद में? भगत सिंह ने मार दिया था। ठीक है, कुछ कहते हैं मार दिया, तो कुछ कहते हैं उसी टाइम पर वो किसी और के हाथों मारे गए थे। लेकिन हाँ, उनको बॉम्बिंग करने के केस में क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी, ना कि उनके मारने के, सैंडर्स के मारने के केस में। ठीक है, ये 2-4 बातें याद रखना। तो आज क्या है? शहीद दिवस 2 बार मनाया जाता है, एक दिन 23 मार्च को और एक बार 30 जनवरी को। और आज के दिन क्या हुआ था? 1948 में, 1948 में नाथूराम गोडसे ने जो महात्मा गांधी जी थे उनको गोलियां मार दी थी। ठीक है, ओके। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा? तो 2-4 बातें याद रखना। आई थिंक महात्मा गांधी जी के बारे में आप जानते होंगे। वो कहां से रिटर्न हुए थे? साउथ अफ्रीका से, हमने काफी बार पढ़ा है। 9 जनवरी को हमने क्या बनाया था? एनआरआई डे बनाया था, क्योंकि 9th ऑफ द जनवरी 1950 को महात्मा गांधी जी कहां से वापस आ गए थे? तो वो वापस आ गए थे साउथ अफ्रीका से। क्यों गए थे? दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे। यहाँ पर आने के बाद उनको केसर हिंद का टाइटल दिया गया। उन्होंने 6 बड़े बड़े मूवमेंट किए, 3 छोटे लेवल के थे, 3 बड़े लेवल के थे। पहला कौन सा था? चंपारण, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद नॉन कॉपरेशन, उसके बाद सिविल डिसोबीडिएंट और उसके बाद लास्ट वाला क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। मेरा आपके लिए घर से एक क्वेश्चन है, बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि जो नाथूराम गोडसे थे उनका रियल नेम क्या था? क्योंकि नाथूराम गोडसे जी का रियल नेम नाथूराम गोडसे नहीं था। एक्चुअल में क्या था? एक छोटी सी कहानी है कि इनकी फैमिली में लड़कियां, मतलब इनकी बहनें थी। ठीक है, तो लड़के पैदा बहुत कम होते थे तो डेथ हो जाती थी। तो इनके घर वाले क्या करते थे, जब तक ये 4-5-6 साल के नहीं हुए तो इनके घर वाले इनको लड़कियों के कपड़े पहना के रखते थे और इनके नाक में इन्होंने नथ डाल रखी थी, जो नाक को छेदने के बाद डाल दी जाती है। तो जब इनके नाक को छेद दिया गया, नथ डाल दी गई, तो इनका नाम पड़ गया नथुराम। ठीक है, तो मुझे ये बताना कि इनका रियल नेम क्या था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और जब महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी तो उनके मुंह से क्या निकला था वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि महात्मा गांधी जी के लास्ट वर्ड क्या थे, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताने की कोशिश करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज राजस्थान से शुरू करते हैं ना, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं। मस्ट रजिस्टर लिव इन रिलेशंस राजस्थान हाई कोर्ट। देखो, राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है राजस्थान में, वो अपने आप को रजिस्टर करे। अब आप कहोगे सर लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है? तो आपने कल परसों पढ़ा था यूसीसी।
ठीक है। यूसीसी क्या होता है समझना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। यूसीसी में क्या था, पूरे देश में सब के लिए रूल सेम होने चाहिए। तो उसमें मैरिज जो थी, हिंदू मैरिज एक्ट है ना, मुस्लिम जो रिलीजियस लॉज है उनके अकॉर्डिंग सबको हटाकर एक होना चाहिए, ट्रिपल तलाक वगैरह हटा के सबका तलाक एक होना चाहिए। तो यूसीसी लागू करने वाला कौन बना था, उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड की भी एक न्यूज है इसके अंदर, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ही, ठीक है, कि वहां पर भी क्या किया गया, कुछ रिपोर्ट सबमिट की है कि लिव इन रिलेशनशिप वालों के लिए क्या रूल रहेंगे इन यूसीसी, क्योंकि उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया जिसने अपने यहां पर यूसीसी को इंप्लीमेंट कर दिया है आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले कौन था, गोवा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो होता क्या है कि अगर देखो, अगर मान लो हस्बैंड है वाइफ है, ठीक है, समझना इशू क्या है, मैटर क्या है सरकार के सामने। मैंने कहा कोई एक हस्बैंड है, ठीक है, और एक वाइफ है, दोनों शादी कर लिए तो हस्बैंड वाइफ बन के, मेल फीमेल थे। अब जब इनकी शादी हो गई तो मैंने कह दिया इनके हो गया एक बच्चा, ठीक है। अब सोचो इनका डाइवोर्स हुआ, ठीक है, तो सरकार उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी को दे देगी। जैसे आपने देखा होगा एक बहुत फेमस केस हुआ था अतुल सुभाष का, जिसने सुसाइड कर लिया था, वो एआई इंजीनियर, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसकी मदर को दी, ना कि उसके ग्रैंड मदर को दी, है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि उस बच्चे के लिए उसकी जो दादी है वो एक स्ट्रेंजर है, वो नहीं जानता उसको, तो उसको बच्चा किसके पास रहेगा, मम्मी के पास रहेगा, उसकी मदर के पास रहेगा, ठीक है। अब सोचो यहां पर तो उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैंने कहा कि कोई लिव इन में रहता है, लिव इन का मतलब क्या है कि बिना शादी के साथ रहना। अब क्या हुआ, ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है शहरों के अंदर, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में बढ़ता जा रहा है। अब सोचो कि एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों लिव इन में रह रहे हैं, ये शादी नहीं करना चाहते बट ये एज मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है, समझना इस बात को। अब सोचो कल को इनके बच्चा हो गया, ठीक है, क्योंकि ये लिव इन में मैरिड तो है नहीं। अब सोचो बच्चा होने के बाद इनमें से किसी एक के बीच कुछ भी लड़ाई डिस्प्यूट हो और एक निकल के यहां से चला जाए, तो हु विल बी द रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो उस बच्चे को रखेगा। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न निकल के आता है कि उस बच्चे के रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। बात समझ में आ रही है। और अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है और पता ही नहीं है सरकार को, ठीक है, तो होता क्या, आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर झाड़ियों के अंदर बच्चे पड़े हुए मिलते हैं ना। आपने देखा होगा बहुत सी न्यूज चलती है कि किसी को जा रहा था झाड़ी के अंदर, कोई बच्ची रो रही थी, उसको फिर अनाथ आश्रम में डाल दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी इसका एक रीजन हो सकता है, क्योंकि सरकार के पास अगर डाटा होता तो सरकार उस बच्चे को बचा सकती थी, उसकी लाइफ को अच्छा किया जा सकता था। बात समझ में आ रही है। उसको लावारिस बनने से पहले उसके माता पिता को दिया जा सकता था, चाहे जबरदस्ती दो चाहे उनकी इच्छा से दो। तो राजस्थान सरकार का कहना है कि जो भी लिव इन में यहाँ पर रह रहा है वो क्या करे, अपना डाटा रजिस्टर करवाइए, अपना नाम रजिस्टर करवाइए। सिंपल सी न्यूज है। अब इसी से रिलेटेड एक न्यूज मैं आपको समझा रहा हूं, अभी ये दोबारा से आएगा तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। एक बात समझना, पहले एक सेक्शन हुआ करता था आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड, है ना। इंडियन पिनल कोड जो था आईपीसी, वो कब आया था, 1860 में ना, रिवोल्ट के बाद। उसका एक सेक्शन था आईपीसी का 497, जो क्या कहता है, अडल्ट्री, ठीक है, जो अडल्ट्री को बारे में लिखा हुआ है। अडल्ट्री का सिंपल सा मतलब है, सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पेनल कोड ऑफ 1860 क्रिमिनलाइज अडल्ट्री, पहले था अब नहीं है। It defined adultery as having sexual intercourse with a married woman without her spouse consent. Punishment, imprisonment for up to 5 years, a fine and both. सिंपल सा मतलब ये है कि एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है, दोनों ने शादी की, ये बन गया हस्बैंड और ये बन गई वाइफ, ठीक है। अब सोचो इस केस में अगर हस्बैंड का किसी दूसरी फीमेल के साथ अगर मान लो रिलेशन है और वाइफ को ये बात पता चल जाती है, या वाइफ को पहले नहीं पता था, ठीक है, और जब पता चलती है तो सजा किसको पड़ेगी, तो हस्बैंड को ऊपर क्या पड़ जाएगी, सजा पड़ जाएगी, 5 साल तक की सजा, ठीक है। अब दूसरा केस समझना कि दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस वाइफ का किसी दूसरे मेल पर्सन के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है, और ये बात अगर हस्बैंड को पता चल जाती है और वो केस कर देता है, तो हु विल बी पनिश्ड, तो याद रखना वो जो मेल था उसके ऊपर पनिशमेंट हो जाएगी। मतलब दोनों ही केस में सेफ कौन है, इस साइड से ये वुमेन और इस साइड से ये वुमेन। तो मतलब इस अडल्ट्री में वुमेन्स के ऊपर कोई क्राइम नहीं था, कोई चार्जेस नहीं थे, लेकिन मेल्स के ऊपर थे, जो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा था। तो हुआ क्या 2018 में 5 जजों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है और वो क्या कर देती है, सेक्शन 497 को रिपील यानी कि उसको
खत्म कर दिया जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाता है। तो अब भारत में अडल्ट्री क्या है, तो याद रखना लीगलाइज है, उसको क्राइम नहीं माना जाता है। बट आप उसको एज ए डाइवोर्स, अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो आप उसको बिहाफ बना सकते हो, अडल्ट्री के बिहाफ पर डाइवोर्स के लिए आप अपील कर सकते हो, लेकिन उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप दो चार बातें समझ चुके होंगे। ठीक है, चलो मुझे कमेंट करके बताना ये केस कौन सा था, ये बहुत फेमस केस था, इसका नाम मुझे कमेंट करके बताना सर ये वाला केस था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 30 डेड 60 इंजर्ड इन टेम्पल स्टैम्पेड एज क्राउड सर्ज एट महाकुंभ। आपने देखा होगा महाकुंभ चल रहा है ना, महाकुंभ हो रहा है, 144 साल के बाद ये होता है ना। अगला महाकुंभ जब होगा तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहने वाला है, ये भी हम बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जहां पर वो संगम हो रहा है वहीं पर तुम सारे के सारे 50 करोड़ लोग जाकर नहा लो, थोड़ा सा दूर भी नहाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि वहां पर इतनी क्राउड थी कि जब एकदम से भीड़ भागी, और भागी तो क्या हुआ, वहां पर लगभग ऐसा सरकार कह रही है, आई थिंक हो सकता है कि गलत डाटा हो, क्योंकि इस डाटा छुपाना सरकार का काम है ना, बेसिकली इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मे भी बहुत सारे लोग मारे गए, तो अब तक लगभग 50 लोगों की डेथ हो चुकी है, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, तो अच्छी बात है, हमें रिलीजियस बिलीफ रखने चाहिए, हमें रिलीजन को फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमें हमारी सेफ्टी भी रखनी चाहिए। हम जिंदा रहेंगे तभी तो भगवान की पूजा कर पाएंगे ना, बस इतनी सी बात है। और ये बार बार हम अब तक पढ़ते आए, शायद हमने इसको अल्लू अर्जुन वाले केस में पढ़ा था, पुष्पा मूवी आई थी, उसके अंदर भी एक लेडीज की डेथ हो गई थी, 35 साल की एक महिला थी, उसको और बेचारे को रात को खाना खाते हुए को उठा ले गए थे अल्लू अर्जुन को कि तुम्हारे उसमें फंक्शन के अंदर डेथ हुई थी। अब किसको उठाया जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगता है सरकार के ऊपर। कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ये रिलीजियस काम के ऊपर ये सारा इंसिडेंट हुआ है, समझ गए। तो बेहतर यही होगा, इस आर्टिकल को अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने अलग अलग जगह से अपने अपने तरीके से छापा है। मैं तो सिर्फ द हिंदू की बात कर रहा हूं ना, इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, सब ने अपने अपने तरफ से रखा है। क्योंकि किसी में अपोजिशन उसका बुराइयां कर रहा है कि गलत कर दिया इन्होंने, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी ने उसके अंदर कहा कि हमें क्या करना चाहिए, आर्मी को दे देना चाहिए, और ऐसा मुझे भी लगता है कि हाँ, आर्मी को ही दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज तक आर्मी के अंडर में जो भी काम हुआ है, कभी ऐसी हरकतें देखने को नहीं मिलती हैं। किसी ने कहा भी था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि 144 साल बाद हो रहा है, तो मे भी इतना खर्चा किया जा सकता था। ठीक है, चलते हैं बाद में। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर, जब मोदी जी नहाने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ नहाने जाते हैं, तो पूरा जो घाट है वो खाली करवा लिया जाता है, लेकिन कोई अगर नॉर्मल आदमी जाता है तो वो मर जाता है। तो बहुत सारे कंसर्न है। सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ इस पे रिएक्शन करेगा, कुछ ना कुछ कमेटीज बनेगी, कुछ ना कुछ नया कुछ रूल आएगा, हम उसको दोबारा से पढ़ लेंगे, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं काफी बार। नेक्स्ट है इसरोज 100th लॉन्च लिफ्ट्स नाविक सैटेलाइट। आई थिंक ये कल परसों भी हमने पढ़ा था। नाविक सैटेलाइट, व्हाट इज नाविक सैटेलाइट, इसरो के बारे में आप जानते हो, थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना कब था, तो याद रखना पहले ये 1962 में बना था। तब इसका नाम था इनकोस्पार। क्या कहते थे हम इसको, इनकोस्पार। इनकोस्पार का सिंपल सा मतलब है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, अब हुआ क्या समझना, इसी का 15th of the August 1969 को नाम बदलकर क्या रख दिया गया, इसरो रख दिया गया। ठीक है, इसके पहले चेयरमैन कौन थे, विक्रम साराभाई थे इनके पहले चेयरमैन, जिनको फादर ऑफ स्पेस कहते हैं। इनके अभी चेयरमैन कौन है, तो वी नारायणन, जो अभी बने हैं, इसी महीने की बात है। ठीक है, इससे पहले एस सोमनाथ थे। ये सारी बातें आप जानते हो। इनका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको पता है बेंगलोर में, जिसका नाम क्या है, UR राव स्पेस सेंटर। क्यों है ऐसा नाम, क्योंकि UR राव जो थे, उन्होंने सबसे पहले क्या बनाई थी, सैटेलाइट बनाई थी 1975 में, जिसका नाम था आर्यभट्ट। इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चार बेसिक सी बातें याद रखना। नाविक क्या है, तो नाविक ये है, जब हमारी 1999 की कारगिल वॉर हुई थी, उस कारगिल वॉर में हमने अमेरिका से कहा था कि भाई अपना जीपीएस दे दो, हमें इजी हो जाएगा दुश्मनों को देखना, पाकिस्तान को। तो उसने हमें नहीं दिया, तो हमने कसम खाई कि हम खुद का नाविक बना लेंगे, खुद का रीजनल नेविगेशन सिस्टम बना लेंगे। तो याद रखना, नाविक बेसिकली क्या है, तो नाविक इज इंडियाज, या कह सकता हूं हम इसको IRNSS भी कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज IRNSS, तो याद रखना इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और इसी का नाम क्या है, तो इसी को नाम दिया गया नाविक। ठीक है,
और ये कितनी रेंज में काम करता है तो याद रखना, मैंने कहा ये इंडिया की टेरिटरी है। इंडिया की टेरिटरी की अगर मैं बात करूं तो ऊपर से नीचे तक हम कितने हैं, तो ऊपर से नीचे तक 3214 किलोमीटर और यहां से यहां तक 2933 किलोमीटर। ठीक है, शायद आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा 3214 किलोमीटर ऐसे और 2933 किलोमीटर ऐसे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो बाउंड्री है ही है, प्लस इसके 15 किलोमीटर अराउंड जो आसपास की बाउंड्री है उसको भी ये रेगुलेट करेगा। शायद मैंने पढ़ा है भी था पिछले हफ्ते ही कि इंडिया ऐसा करने वाला। रीजनल कंट्रीज की बात करें तो दो है, एक इंडिया है और एक जापान है। शायद मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि किस कंट्री का वो था। ठीक है, तो शायद आपको पता होगा, जेनिथ नाम से। ठीक है, तो उसको हमने क्या किया, अभी छोड़ दिया, यानी कि उसको लॉन्च कर दिया। क्या नाम है उसका, तो GSLV F-15। कहां से, श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा में क्या है, लॉन्चिंग पैड बने हुए हैं। कितने लॉन्चिंग पैड बने हुए हैं, 2 बने हुए हैं। तीसरा बनाने के लिए अप्रूवल आ चुका है, उसके बाद न्यूज हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, 3 हो जाएंगे उसके बाद। किस लेक पर बना है, पुलिकट लेक के ऊपर बना हुआ है। कहां पर है श्रीहरिकोटा, तो हैदराबाद में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। सिंपल सा याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट, काफी बार हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स कंप्लीट स्टॉप ऑन प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग इन 6 मेट्रोज। देखो एक बात समझना, आज आजादी के इतने दिन हो चुके हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारे पास आर्टिकल 21 है, पर्सनल लिबर्टी है, हम डिग्निटी के साथ जीते हैं। ठीक है, प्राइवेसी के साथ जीते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 है मेरे पास, राइट टू इक्वेलिटी इन सोसाइटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। ठीक है, मैं उसमें जीता हूं। आर्टिकल 15 कहता है राइट टू इक्वेलिटी इन सोसाइटी, वो भी मुझे मिला हुआ है। ठीक है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, सोसाइटी में है। आर्टिकल 17 क्या कहता है तो समझना, 17 कहता है बैन ऑन अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होता है तो सिंपल सा याद रखना, पहले हमारे समाज में अनटचेबिलिटी बहुत होती थी। अनटचेबिलिटी का मतलब ये था, समझना पूरी कहानी, कि कोई इंसान है उसको छूना भी पाप माना जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो कास्टिज्म जो था ना, कास्ट सिस्टम, जैसे सबसे ऊपर ब्राह्मण होगा, है ना, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय होंगे। ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ करना। क्षत्रिय का काम क्या है तो क्षत्रिय का काम है कि वो लड़ेगा, है ना। उसके बाद वैश्य, वैश्य क्या करेगा, बिजनेस करेगा, है ना, पैसा कमाएगा। उसके बाद शूद्र, शूद्र छोटे मोटे काम करेगा, नालियां साफ करना, और ये जो लोअर काम है, इसलिए उसको दलित कहा गया, इसलिए उसको डिप्रेस सोसाइटी कहा गया। ठीक है, अब धीरे धीरे हम आजाद हो गए। ठीक है, हमने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया, तो हमने सभी को बराबर रखने के बारे में सोचा, तो हमने उसके लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए, हमने सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए। हमने 7 बनाए थे, आज 6 बच गए। राइट टू प्रॉपर्टी की आप जानते हैं। उन्हीं में से जो आर्टिकल 14 है जो इक्वेलिटी की बात करता है, तो आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए। ठीक है, 17 कहता है बैन ऑन अनटचेबिलिटी, कि जो पहले अनटचेबिलिटी होती थी वो नहीं होनी चाहिए। अब सोचो, इसी के बाद एक एक्ट आया था, शायद आपने पढ़ा होगा, SC/ST एक्ट। ठीक है, 1989 में क्या था ये, तो SC/ST एक्ट जो था, एट्रोसिटीज का जो एक्ट था, बेसिकली होता क्या है कि अगर आपने किसी को किसी की जाति के नाम से बुला लिया और अगर उसने केस कर दिया, तो पहले आपको अरेस्ट किया जाएगा, देन इंक्वायरी होगी, आपने कहा था नहीं कहा था। अगर आपने कहा था तो आपको सजा पड़ जाएगी, नहीं कहा था तो छोड़ देंगे। बट आपको फियर है, आपको डर है कि अगर मैंने कहा तो जेल हो जाएगी, तो मैं कहूंगा ही नहीं। तो इसका इफेक्ट ये पड़ा कि आज आप इतने लोग बैठते हो क्लासेस के अंदर, आपको पता भी नहीं होगा कि मेरे बगल वाला किस कास्ट का है। आप खाना भी खा लेते हैं, आप पानी भी पी लेते हैं, आप 7 दिन भर घूमते भी है। तो ये जो इक्वेलिटी लाने का काम हुआ कौन से आर्टिकल में, 17 में, बैन ऑन अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में, और अच्छी चीज है तभी तो डेवलपमेंट होगा, वरना एक दूसरे से दूर दूर भागोगे तो कहां से होगा। कोरोना थोड़ी ना चल रहा है कि 6 फीट की दूरी बनानी है। समझ में आ रही बात। तो अल्टीमेटली 17 क्या कहता है, बैन ऑन अनटचेबिलिटी। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 21, कहता है राइट टू लिव। ये कहता है कि मुझे जीने का अधिकार है, लेकिन मुझे कैसे जीने का अधिकार है, इन ए हेल्दी एनवायरमेंट, है ना, एक अच्छे एनवायरमेंट में जीने का राइट है, और मुझे विद डिग्निटी, है ना, मेरी डिग्निटी मेंटेन रहे, उसके साथ मुझे जीने का राइट है। फिर आता है आर्टिकल 23 कहता है कि किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, चाहे उसका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे उसका मेंटल एक्सप्लॉयटेशन हो, नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये मेरा फंडामेंटल राइट है। समझ में आ गई बात। अब आ जाता हूं मैं स्क्वेंजिंग पे। आपने देखा होगा इतने सालों के बाद भी जो गटर होते हैं, जो नालियां होती हैं, जो गंदी नालियां होती है, सीवर लाइन होती है, उसको साफ करने के लिए आज भी इंसानों का यूज होता है।
और एक पर्टिकुलर कास्ट बना दी गई, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बना दिया गया है कि ये लोग ये काम करेंगे। तो अब आ जाओ वापस, आर्टिकल 14 क्या उसको मिला है क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ? नहीं मिला है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी नहीं मिला है। अगर आपको पता है कि मैं गटर साफ करके आ रहा हूं तो क्या तुम मेरे पास बैठना पसंद करोगे? क्या तुम मेरे बगल में बैठ के खाना पसंद करोगे? नहीं करोगे। तो बेसिकली यू आर डूइंग अनटचेबिलिटी, प्रोमोटिंग अनटचेबिलिटी। और यहां पर तो साफ साफ हो रहा है कि अगर किसी को पता है समाज में ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो अनटचेबिलिटी तो हो रही है ना उनके साथ। फिर आता है कौन सा, 23, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन। हो रहा है इनका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन। ये इतने गटर में काम करते हैं, गंदगी होती है, बीमारियां लग जाती हैं, कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? एक अच्छा हट्टा कट्टा इंसान था लेकिन वो गलती से उस घर में पैदा हो गया, जो इनका काम ही यही है। ठीक है, सरकार की गलती है, वो काम कर रहा है लेकिन उसके कोई बीमारी लग गई, उसकी डेथ हो गई, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? उसकी तो हेल्दी एनवायरनमेंट तो वैसे गायब हो गया। तो क्या ये जो राइट है क्या इसको नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए। तो इसको अगर मिलने चाहिए तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो याद रखना 2022 में हमारी सरकार जागी, है ना, जागी, और उसने कहा, एक स्कीम लेकर आई वो, और उसने कहा कि हम क्या करेंगे, हम एक स्कीम लेकर आएंगे जिसमें क्या होगा कि जो भी सीवर लाइन होती है ना उसकी जो सफाई होगी ना वो कौन करेंगे? रोबोट करेंगे। बोले बहुत अच्छी बात है, रोबोट कर देंगे। नाम क्या रखा स्कीम का? तो याद रखना नमस्ते स्कीम। क्या नाम है? नमस्ते। उसमें नमस्ते नहीं करना तुम्हें, उसका नाम है बेसिकली। ठीक है, अब कहा गया कि नमस्ते स्कीम कब आई थी? 2022 में आई थी। ठीक है, 22-23 के बजट में, सिंपल सा याद रखना। कितने रुपए का प्रोजेक्ट था? उससे में 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। सबसे पहला स्टेट कौन सा था जिसने रोबोट को यूज किए थे? तो केरला था। उस रोबोट का नाम क्या था? याद रखना, एग्जाम में आ चुका है कई बार, बैंडीकूट। ठीक है, क्या नाम था? बैंडीकूट रोबोट का नाम रखा गया था जिसका उसमें यूज किया गया था। केरला वाज द फर्स्ट स्टेट। और अभी सरकार का ऑफिशियल डाटा आया है इस न्यूज के अकॉर्डिंग कि हमारे यहां पर लगभग 775 डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा कहना है ना। 2011 के सेंसस में से 768 डिस्ट्रिक्ट बताई गई थी। तो उनमें से लगभग अप्रोक्सीमेटली 460 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हो चुका है? रोबोट ही यूज होते हैं, मैनुअल स्क्वेंजिंग बंद हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि भाई जितने भी महानगर है ना, मेट्रो सिटीज है, उन मेट्रो सिटीज के अंदर मैनुअल स्क्वेंजिंग बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है? आई होप कि आप समझ गए होंगे कौन कौन से आर्टिकल्स का वॉयलेशन हो रहा है। ठीक है, क्या उनके राइट हैं, क्या उन पे इंपैक्ट पड़ता है। हेल्थ इंपैक्ट तुम देख सकते हो, सोसाइटी के अंदर बीमारियां फैल सकती हैं, उसकी खुद की हेल्थ खराब हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एसफिक्सिया। ठीक है, डॉक्टर ज्यादा अच्छे जानते इसको। होता क्या है इसके अंदर कि हमारी बॉडी पार्ट के अंदर अगर मान लो किसी बॉडी पार्ट के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचती तो उसको मान लिया जाता है कि एस्फिक्सिया हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा नॉर्मली जो बच्चे होते हैं बचपन में तो कभी कभी उनके साथ हो जाता है, लेकिन जो ये काम करने वाले लोग होते हैं उनके साथ भी बहुत सारी चीजें होती है। क्यों? क्योंकि जब ये गटर की सफाई करते हैं, जब सीवर लाइन की सफाई करते हैं, तो जो गटर कई सालों से बंद है उसके अंदर जहरीली गैसें बन जाती हैं। ठीक है, तो इनको सांस लेने में तकलीफ होती है, इनकी डेथ तक हो जाती है। अब कहोगे सर सरकार इनके लिए क्या करती है? तो सरकार क्या करती है? सरकार कुछ नहीं करती देखा जाए तो, लेकिन हाँ सरकार ने पिछले कुछ टाइम से कुछ चीजें की हैं। अच्छा, कौन कौन सी मेट्रो सिटीज में हुआ है? तो याद रखना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद। आपसे पूछ लेगा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था किस किस उसको बनाना है, तो इनके नाम जरूर याद रखना। ठीक है, ओके। एक एक्ट याद रखना, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। इस एक्ट ने 1993 वाले एक्ट को रिप्लेस किया था, और 1993 वाले एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जो यहां पर दिया हुआ है। मतलब पहले अगर कोई ऐसा काम करता था उसकी डेथ हो जाती थी, उसको कुछ नहीं मिलता था। 2013 के इस एक्ट में कह दिया गया अगर ऐसे किसी की डेथ होती है तो उसको 10 लाख रुपए सरकार देगी उसकी फैमिली को, है ना। उसको तो क्या ही मतलब है, समझ गए। उसके बाद प्रोविजन ऑफ 40,000 रुपए, अगर कोई पर्सन पहली बार कहता है कि मुझे ये मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम करना है तो उसको 40,000 रुपए सरकार वन टाइम कैश देती है। फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है 2 साल की, और उस ट्रेनिंग के अंदर उसको 3,000 रुपए पर मंथ पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, और उसको लगभग 10 लाख रुपए तक की सब्सिडीज दी जाती है, जो सोसाइटी में जो भी सरकार सब्सिडी देती है। ये कुछ प्रोविजन उसमें किए हुए हैं। ये नमस्ते स्कीम आपकी, जिसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इको सिस्टम। सिंपल सा याद रखना। ठीक है, सरकार ने और क्या क्या किया याद रखना। ऑफिशियली बैन हो गया था 1993 में, बट अभी तक चल रहा था, तो अब दोबारा से इसको स्ट्रिक्टली
बंद कर दिया गया है और ऑर्डर्स आ चुके हैं, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। स्वच्छ मोबाइल ऐप कब आया था, तो याद रखना 2016 में, सिंपल सी 2-4 बातें याद रखना। द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द इनसैनिटरी लैट्रिन्स एक्ट कब आया था, 2013। ये पॉइंट है एक्चुअल, तो इसको भी जरूर याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ब्रोकन प्रोमिसेस इन ए वार्मिंग वर्ल्ड। देखो आपने पढ़ा होगा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कितना हो गया है, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस प्लस हो गया है। एक हुआ था पेरिस एग्रीमेंट, आई थिंक सभी जानते होंगे, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, 2015 में, ठीक है। हुआ क्या था इसमें कि सारी कंट्रीज मिलकर किसको कम करेंगी, ग्लोबल टेम्परेचर को, और इसको कितना रखेंगी, बिलो 1.5 डिग्री रखेंगी। लेकिन 2023 सबसे होटेस्ट था, 1.46 टेम्परेचर चला गया था, जो कि लगभग 1.5 पे आ चुका है। तो सरकार के एफर्ट लगाने कोई फायदा नहीं हुआ, तो एक डिपार्टमेंट बनाया गया UNFCCC, शायद आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन या कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कब बना था, 1992 में। काम करना कब शुरू किया, 1994 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNFCCC, तो आपको पता होगा बोन कहाँ पे है, तो आपका जर्मनी। और इसके टोटल सिग्नेटरीज कितने हैं, 198 कंट्रीज सिग्नेटरीज हैं। न्यूज में क्यों है, तो रिसेंटली अभी क्या हुआ, यूएसए विड्रॉल फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट, यूएसए ने इससे विड्रॉ कर लिया। इसमें बात हुई थी कि हर साल $100 बिलियन पैसा खर्च करेंगे एनवायरमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि अगर एनवायरमेंट है, अगर अर्थ है, तो ही हम सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन आप जानते हो ट्रंप ऐसा नहीं मानता। ट्रंप साहब एलोन मस्क के साथ ही हैं, वो दूसरे ग्रह पर तुम्हें ले जाने के चक्कर में प्लेनेट बदलना चाहते हैं तुम्हारा। तो मुद्दा क्या है समझना, ठीक है। ये तो जस्ट बेसिक बातें आप लोगों को आई थिंक पता होगा। इस बार की COP कहां पर हो रही है, तो सभी को पता होगा, बाकू अजरबैजान में हो रही है। पिछली बार कहां पर हुई थी, तो UAE में हुई थी। सबसे पहले कहां पर हुई थी, बर्लिन में हुई थी, है ना। ये सब बेसिक बातें आई थिंक आप सभी को याद भी हो चुकी होंगी, ठीक है। कह रहा है, या ये तेजल कनितकर और जो आपके जयरमन है, वो कह रहे हैं ब्रोकन प्रोमिसेस इन ए वार्मिंग वर्ल्ड। उस समय यूएसए ने प्रॉमिस किया था 2015 में कि हम करेंगे। सोचो यूएसए 80% यूएसए में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो फॉसिल फ्यूल से आती है, यानी कि जिससे कार्बन का एमिशन होता है, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है। और 70% यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं, 27 देश जो उसमें, उनका 70% कंजम्पशन भी फॉसिल फ्यूल है। तो उन्होंने उस समय प्रॉमिस कर दिया कि हम कर देंगे। अब वो कह रहे कि हम पैसा नहीं देंगे, विड्रॉ कर रहे हैं। तो सोचो इन्होंने सब कुछ खा लिया पी लिया, पैसे देने की बारी आई तो ये अपने घर को चल दिए। होते हैं ना बहुत सारे लोग कि पार्टी के टाइम पर खा लेंगे पी लेंगे, खा लेंगे पी लेंगे, जब पैसे देने की बारी आएगी तो बहाना बना के निकल लेंगे। तो अमेरिका कुछ ऐसा ही है। मैक्सिमम इसने पोल्यूशन कर दिया, ठीक है। वर्ल्ड ने टारगेट बना लिया 2050 तक हम कार्बन फ्री हो जाएंगे, अर्थ को बचा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ट्रम्प साहब आए और उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने आप को। समझ में आ रही है। तो जो प्रॉमिस किया गया था वो तोड़ दिया गया, ये सब इसमें बातें की गई। तो इसमें फिर से वही UNFCCC की बातें हैं, ठीक है। आप एक बार इसको जस्ट पढ़ लेना, ठीक है। आई थिंक काफी बार हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ब्रिज द मिल्क डिवाइड फॉर ए न्यूट्रिशनली सिक्योर इंडिया। देखो है क्या इसमें, न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन, क्या होता है न्यूट्रिशन? आपने सुना होगा एक हेल्दी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए ना, हेल्दी डाइट, जिसमें आपको प्रॉपर पढ़ा होगा ना, छठी सातवीं क्लास में डेफिनेशन आती थी। व्हाट इज बैलेंस डाइट? तो बैलेंस डाइट होती है जिसमें प्रॉपर आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब चीजें प्रॉपर क्वांटिटी में मिले और आपकी हेल्थ अच्छी रहे। और मिल्क उसमें सबसे अच्छा काम करता है। एक विटामिन C छोड़ दो, बाकी सारे विटामिन्स और सारे के सारे प्रोटीन सब है उसमें, कैल्शियम सब है। तो अगर कोई दूध पीता है तो उसको पूरी चीजें मिल रही हैं खाने के लिए, बस छोड़कर विटामिन C को। अब सोचो कि दूध हर घर की जरूरत है, हर बच्चे का राइट है दूध पीना। अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर वो 6 महीने से, क्योंकि 5 साल तक, क्योंकि 6 महीने तक तो वो अपनी माँ का दूध पीता है, ठीक है। अब 5-6 महीने से ऊपर 5 साल तक के बच्चे को प्रॉपर मिल्क ना मिले तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, या तो वो बच्चा स्टंट हो जाएगा, यानी उसकी हाइट बराबर नहीं बढ़ेगी, या वो बच्चा वेस्ट में कहलाएगा, वेस्टेड, यानी कि उसका वेट उतना नहीं बढ़ रहा है बेचारे का जितना 5 साल के बच्चे का होना चाहिए, ठीक है। या वो अंडरवेट हो जाएगा, या वो ज्यादा खा रहा है तो ओवरवेट हो जाएगा, है ना। लेकिन हम तो माल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो हम तो अंडरवेट में काम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही। और प्रॉपर डाइट कहां से मिलेगी? मिल्क इज द सोर्स। आपने बचपन से सुना होगा, जब हम छोटे थे तो हमेशा दूध पियो दूध पियो, आज भी घर वाले सुबह से हम दूध पीने के लिए बोलते हैं। प्रॉब्लम ये है
प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं भारत में देखूं, बहुत अच्छा आर्टिकल, इसको पढ़ना जरूर आप, है ना, बहुत सारे एग्जाम के पॉइंट भी मिलेंगे। हमारे यहां पर मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रिवॉल्यूशन आया था, याद रखना, जिसको कहा गया था मिल्क, जिसको कहा गया था व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन याद रखना। हमारे यहाँ पर जितने रिवॉल्यूशन हुए हैं ना, वो कलर के आधार पर हुए हैं, कलर के बिहाफ पर। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए था? क्रॉप्स के लिए ना, हम पढ़ते हैं MS स्वामीनाथन जी। ऐसे ही व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए था? फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, कि हम मिल्क अच्छे से प्रोड्यूस करें। अमूल मिल्क अमेरिका में मिलता है, देखो, ठीक है, सारा व्हाइट रेवोल्यूशन का रिजल्ट है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन लाने वाला कौन था? वर्गीस कुरियन, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, समझना, प्रॉब्लम ये है कि अभी एक सर्वे हुआ है, हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। इसने बताया कि भारत के 30% जो पुअरेस्ट लोग हैं, ठीक है, जो 30% गरीब लोग हैं मेरे जैसे, उन लोगों को सिर्फ भारत में जितना, अगर 100% दूध पैदा होता है तो 18% ही मिलता है। बट दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कि जो दूध पीने के लिए जो गरीब लोग हैं, वो अपनी फैमिली इनकम का 10 से 30% किस पे कर देते हैं? दूध पर ही कर देते हैं। तो 70%, 70% ऐसी फैमिली है भारत में जो अगर प्रॉपर दूध पीना शुरू कर दें तो उनकी सैलरी का 10 से 30% तो मिल्क पर चला जाए। और ऊपर से 10 से 30% कौन ले लेती है? आपकी निर्मला जी ले लेती है। तो उसकी जेब में तो कुछ बचा ही नहीं। तो बात ये की गई है कि मिल्क इतना महंगा हो चुका है कि जो एक प्रॉपर हेल्दी डाइट होनी चाहिए थी, एक बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। उसका रीजन क्या है? तो महंगा हो चुका है। दूसरी बात क्या है कि वो अवेलेबल नहीं है बहुत सी जगहों पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे घर ऐसे मिलेंगे जिनके यहाँ दूध आता ही नहीं है। बेसिकली क्यों नहीं आता? ऐसा नहीं है दूध का प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन है, बट वो खरीद नहीं पा रहे हैं। तो हमें ये जो बीच में जो गैप बना हुआ है ना, इसको खत्म करना होगा। हमें पुअर्टी का और ये जो अमीर गरीब का गैप, इसे खत्म करना होगा। कैसे? चीजों के रेट कम करके, वरना इंडिया हेल्दी नहीं रहेगा। मैं बात करता हूं फंडामेंटल ड्यूटीज की, कि मैं देश को आगे बढ़ाऊंगा। कहां से बढ़ाऊंगा? देश के बच्चे तो दूध ही नहीं पी रहे हैं, उनकी हड्डियां तो वैसे कमजोर हैं, आगे चल के वैसे कमजोर हो जानी है, तो बेचारा देश को कैसे चलाएगा? तो बहुत सारी चीजें। सरकार क्या करती है? सरकार बहुत सारे काम करती है। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना। याद रखना, ये 2 तो 4 और एक 5 स्टेट है जिनमें 5 महीने से और 6 साल तक के बच्चे के लिए क्या दिया जाता है? दूध बांटा जाता है। क्या होता है? जैसे हमारे वहां हरियाणा में आंगनवाड़ी जो होती है, उसके अंदर जितने बच्चे रजिस्टर्ड है उनके नाम से प्रॉपर सरकार की तरफ से दूध के पैकेट आते हैं, पाउडर्ड मिल्क आता है, कि भाई वो घर में अगर नहीं खरीद पा रहा है तो उसको दिया जाए। क्योंकि मैं हेल्दी नेशन की, एक डेवलप्ड कंट्रीज की जो इमेजिनेशन है तभी कर पाऊंगा जब बच्चा हेल्दी होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आर्टिकल बहुत अच्छा, जस्ट इसको पढ़ लेना। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे स्कीम भी है, जैसे आपने पढ़ा होगा PM पोषण, है ना। PM पोषण कब आई थी? जैसे पहले आया था मिड डे मील, है ना। मिड डे मील कब आया था? 1995 में। फिर इसी का 2018 में मोदी जी ने नाम बदल के क्या रख दिया? PM पोषण, यानी बच्चे को पोषण देंगे। ठीक है, ऊपर से फिर बच्चे के साथ साथ मदर को मिलना चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको भी हेल्दी डाइट मिलनी चाहिए। कोई गरीब घर की महिला है वो तो खा ही नहीं पाएगी। तो जरूरी थोड़ी ना कि किसी अमीर घर में पैदा हुआ बच्चा ही देश को चलाए। कोई गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा, APJ अब्दुल कलाम जैसा बच्चा भी तो देश को चला सकता है, वो भी तुम्हें मिसाइल बना के दे सकता है। तो सरकार ने कहा एक स्कीम लाई, उसका नाम रखा गया क्या? उसमें क्या करते हैं वो लोग? पोषण किट बांटते हैं। पोषण किट का मतलब क्या है? एक हेल्दी किट होती है जिसके अंदर कुछ दालें और ये सब चीजें होती है जो प्रेग्नेंट वुमेन खाए, ताकि पेट में पल रही उस बच्चे को क्या मिले? न्यूट्रिशन मिल जाए। समझ में आ रही बात? तो 2-4 बातें याद रखना। हाँ, कुछ रिवॉल्यूशन याद रखना, आपको पता होने चाहिए और इसको याद ही कर लेना। जैसे ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोल के लिए हुआ था, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर्स के लिए, ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर के लिए, ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि दुनिया में फिश प्रोडक्शन पे पहले नंबर पे चाइना है, हम दूसरे तीसरे पे घूमते रहते हैं, तो हम पहले पे आना चाहते हैं। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आप जानते हो, एग्रीकल्चर, MS स्वामीनाथन जी के बारे में, MSP आप भूल ही नहीं सकते हो, कितने दंगे चल रहे हैं। पिंक रिवॉल्यूशन ऑनियन के लिए, प्याज के लिए, या अनियन जिसको बोलते हो आप, ठीक है। रेड रिवॉल्यूशन मीट प्रोडक्शन के लिए, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड के लिए, यानी सरसों के बीज के लिए, सरसों के लिए बेसिकली। गोल्डन रिवॉल्यूशन हनी यानी शहद के प्रोडक्शन के लिए। सिल्वर एग, याद रखना, अंडे को प्रमोशन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सिल्वर रिवॉल्यूशन हुआ था। तो इनको सिंपल सा याद रखना, ठीक है। आई थिंक आप इसको याद कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अगर कोई के दिन में कितना दूध पीना चाहिए, अगर आप एक हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं तो लगभग 300 ग्राम दूध आपको पर डे पीना चाहिए। ठीक है, जस्ट याद रखना, ज्यादा भी नहीं पीना है। नेक्स्ट कौन सा है? स्टिफलिंग डिमांड। देखो,
मनरेगा काफी बार हमने डिस्कस किया है, महात्मा गांधी ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या कहता है नरेगा? तो नरेगा कहता है कि अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हो, ठीक है, आपको कोई स्किल नहीं आती है, ठीक है, आप हमारे पास आओ, आप अप्लाई करो, हम आपको जॉब देंगे। बस आपको साल में 365 दिन होते हैं ना, हम आपको 100 डेज जॉब देने की गारंटी देते हैं। अगर हम जॉब नहीं दे पाएंगे तो स्टार्टिंग के 15 डेज में अगर आपको हम जॉब नहीं दे पाए अप्लाई करने के बाद, तो हम तुम्हें क्या करेंगे, 30 डेज तक हम तुम्हें 1/4 सैलरी देंगे। और अगर फिर भी जॉब नहीं दे पाए तो बचे हुए 70 डेज हम आपको 1/2 सैलरी देंगे। ठीक है, गारंटी दी गई। तो इससे क्या हो रहा था, पुअर्टी कम हो रही थी ना, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा था कि कोई जो अनस्किल्ड वर्कर है उसको कुछ तो मिल रहा है, फावला उठाएगा अपना और खड्डा खोदना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, टाइम के साथ साथ हम नोटिस कर रहे हैं कि इस नरेगा स्कीम के अंदर, महात्मा गांधी बाद में जोड़ा गया था इसमें, सरकार इसका पैसा कम करती जा रही है। सरकार का कहना है कि फ्रॉड बहुत होता है, बिल्कुल होता है। ठेकेदार होता है, वो कहता है कि मेरे यहाँ पर 100 लोग काम कर रहे हैं, काम करते हैं 10 लोग, एक जेसीबी ले आता है वो, है ना, वो जेसीबी से खुदाई कर लेता है, आगे कह देता है 100 लोगों को काम दिया, तो 100 लोगों का पैसा ले लेता है और खुद अपने व्हाइट कपड़े पहन के घूमता रहता है, क्योंकि उसको फॉर्च्यूनर भी लेनी होती है। तो अल्टीमेटली करप्शन बहुत हो रहा था। तो आपने पढ़ा होगा पिछले साल सरकार ने ड्रोन से सर्वे करवाए सारे के सारे नरेगा साइट्स के। सरकार ने जो एंड यूजर है, यानी कि जो लास्ट बंदा है, जो उसकी खुदाई कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसके आधार कार्ड को, उसके अकाउंट को क्या कर दिया, डाटा ले लिया कि हम सीधे तुम्हारे अकाउंट में पैसा भेजेंगे, हम ठेकेदार के थ्रू जाएंगे नहीं। तो पहले इसमें बजट आता था 70-80,000 करोड़ रुपीस, तो धीरे धीरे कम होता गया। तो इस बार अभी परसों बजट आने वाला है, तो ये आर्टिकल्स तो छपेंगे। तो कहा गया कि क्या सरकार उस मनरेगा में दोबारा से पैसा बढ़ाएगी, क्या कम करेगी। ठीक है, देखते हैं क्या करेगी। हम इसको 2 दिन बाद फिर से पढ़ने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मुझे बता देना ये आया कब था, बहुत बार पढ़ा रखा है। ठीक है, और इसमें 30% वुमेन के लिए रिजर्वेशन भी है। और राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने इंप्लीमेंट किया था इसको सिटीज में, यानी अर्बन एरियाज में। ये रूरल के लिए था। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द नरेगा स्कीम इन अर्बन एरियाज। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है द ओल्ड एंड द न्यू स्कीम्स टू लुक आउट ऑन द बजट डे। अभी बजट आने वाला है, मैंने कहा ना, महीने बाद लगभग 15 दिन तक बजट ही बजट चलेगा। तो जिस दिन बजट आएगा 1 तारीख को, उसके अगले दिन 2 तारीख को, 2 फेब को हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे बजट को। ठीक है, बस याद रखना, जैसे इस बार आई थी पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, रूफटॉप के लिए क्या, कितना उसका काम रहा, कितना नहीं रहा, कितनी सक्सेसफुल रही, वो सारे डाटा प्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है, जैसे इंडिया एआई मिशन, ठीक है, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, पीएम विश्वकर्मा, ना, जो बड़े ही लोग होते हैं जो उसका काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उन लोगों के लिए स्कीम आई थी। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय ग्राम स्वराज, बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है, 2023 में हुआ था जब हमारे यहाँ G20 हुई थी। तो ये स्कीम्स लॉन्च की गई थी। इन स्कीम्स में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो सारी बातें यहाँ डिस्कस होंगी बजट के अंदर। तो इसमें बस इतना ही कहा गया है कि द ओल्ड एंड द न्यू स्कीम्स टू लुक आउट फॉर द बजट। देखते हैं क्या होता है, परसों हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी में पैसा बढ़ के आएगा, किसी में पैसा कट के आएगा, कोई नई स्कीम भी निकलेगी, तो हमें दोबारा सी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और हम इसके ऊपर एक MIT भी बना लेंगे ना, तो बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। How many cases laws under ट्रिपल तलाक लॉ? सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर। देखो, आप आपने पढ़ा था कल परसों UCC, है ना, कहां पर लागू हुआ, उत्तराखंड में। उसमें मैंने कहा था एक था तलाक। क्या होता है कि अगर कोई, मान लो हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, मुस्लिम्स में होता है, अगर हस्बैंड को सुबह सुबह वाइफ ने चाय बनाई और हस्बैंड को पसंद नहीं आई, उसमें चीनी ज्यादा हो गई, हस्बैंड ने गुस्से में कह दिया तलाक, 3 बार तलाक बोल दिया, तो हो गया तलाक। अब वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रह सकता। अब मान लो शाम को उसको गलती का एहसास हो गया और उसने माफी मांग ली, तो माफी से काम नहीं चलेगा, उस वाइफ को किसी दूसरे पर्सन से शादी करनी पड़ेगी, फिर वो उसको तलाक देगा, देन वो दोबारा इसकी वाइफ बन पाएगी, वरना नहीं बन पाएगी। इसको कुछ वर्ड भी बोलते हैं मुस्लिम्स में, है ना। अब क्या हुआ, अब एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा है, वुमेन का हो रहा है, महिला का हो रहा है। तो हुआ क्या, 1985 में एक केस हुआ था जिसका नाम क्या था, शाहबानो केस, है ना, हमने कल परसों डिस्कस किया था 1985 शाहबानो केस, है ना। मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। उसमें क्या था, शाहबानो केस में इसके जो हस्बैंड थे ना, मोहम्मद अहमद खान, वो भी क्या थे,
एक वो थे, लॉयर थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई अगर तुम्हें किसी से डाइवोर्स लेना है तो तुम्हें उसे मेंटेनेंस का पैसा देना होगा ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके, ठीक है, क्योंकि तुमने तो उसको छोड़ दिया। और मुस्लिम्स में 4 शादियां कर सकते हैं। फिर एक केस हुआ 1995, कौन सा केस था? सरला मुदगल। क्या था सरला मुदगल वाला केस? कि एक पर्सन था, उसने अपनी वाइफ से कहा, हिंदू था, कि मुझे 2 शादी करनी है। उसकी वाइफ ने मना कर दिया, ऐसे थोड़ी ना करने दूंगी मैं। अब उसने कहा नहीं मैं तो करूंगा, आप चाहो ना चाहो। तो उसने कहा मैं क्या करता हूं, मैं मुस्लिम बन जाता हूं। अब सोचो अगर उसने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया और अगर वो मुस्लिम बन गया तो 4 शादी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यार ये तो बहुत गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 1995 के सरला मुदगल वाले केस में कि अगर एक पर्सन अपना रिलीजन कन्वर्ट करता है और वो हिंदू से मुस्लिम्स में जाता है तो भी वो एक ही शादी कर पाएगा, वो 4 शादी करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो उस केस में क्या हुआ, ये डिसीजन निकल के आया, ठीक है। कौन सा था? सरला मुदगल वाला केस। फिर आता है 2017, है ना, एक केस है, याद रखना, सायरा बानो, ठीक है, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 1985 से अब तक ये केस चला आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक डिसीजन दे दिया कि आज से ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब जैसे हिंदुओं को डाइवोर्स मिलता है वैसे ही मुस्लिम्स को भी डाइवोर्स मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी यूसीसी आ चुका है ना, वो तो सिर्फ उत्तराखंड के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन डाइवोर्स वाला जो केस है वो पूरे इंडिया में है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और ऐसा क्यों कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में? क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो हमारे यहाँ पर मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी में चला जाता और जो माइनॉरिटी में है वो मेजोरिटी में चला जाता है ना। तो ऐसा ना हो, तो ये सब किया गया था। थोड़ी सी बातें ध्यान रखना। तो अभी क्या हुआ, जो आपके सॉलिसिटर जनरल है, याद रखना, एक होता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, जो कि आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है। मतलब अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे केस कर दिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से केस कौन लड़ता है? तो हु इज द लॉयर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट? तो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो ऐसे ही उसकी हेल्प करने के लिए बने होते हैं सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। तो हुआ क्या अभी कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उसमें किसी ने, जैसे तुषार मेहता, इनका केस चल रहा है ना, सिंपल से याद रखना। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ऐसे कितने केस हुए हैं जिसके अंदर हस्बैंड ने वाइफ को ट्रिपल तलाक कहा और उसकी वाइफ तुम्हारे पास कोर्ट में केस लेकर आई हो। अगर तुम ये मुझे डाटा दे दोगे तब मैं पूरे भारत में इस यूसीसी को आगे इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचूंगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको 2-4 बातें पता होनी चाहिए। क्या ट्रिपल तलाक होता है, कब कब चला था, कैसे कैसे क्या हुआ था, कौन कौन से केस थे। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ नया होगा तो हम इसमें पढ़ लेंगे। चलते नेक्स्ट। बीटिंग रिट्रीट ऑफर्स ए, देखो हुआ क्या है समझना। आपने अभी पढ़ा होगा 26 ऑफ द जैन, ठीक है, क्या बनाते हैं हम? रिपब्लिक डे, ठीक है। क्या बनाया था हमने? रिपब्लिक डे। और उस दिन चीफ गेस्ट कौन आए थे? शायद आपको पता होगा, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे, है ना। अब समझना, इस दिन हमने क्या किया था? तो इस दिन हमने रिपब्लिक डे की परेड यानी कि सेलिब्रेशन स्टार्ट किए। और जिस दिन स्टार्ट किए किसी ना किसी दिन खत्म भी करेंगे। तो याद रखना, नॉर्मली क्या होता है, 26 ऑफ द जैन से ये स्टार्ट होता है और 29 ऑफ द जैन को ये खत्म होता है। तो कल क्या था, बेसिकली जो हमने सेलिब्रेशन शुरू किए थे वो खत्म हो गए और उसमें कुछ अवार्ड भी दिए गए, ध्यान रखना। जैसे आपसे पूछ लेगा डायरेक्टली एलेट जैसे एग्जाम में 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं कि कौन किसको, है ना, बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट का अवार्ड दिया गया था। तो सिंपल याद रखना, दिल्ली पुलिस को दे दिया था, जम्मू कश्मीर राइफल्स को दे दिया था ना। तो सिंपल सी 2-4 बातें याद रखना, ठीक है। आज इतना नहीं है, 1-2 दिन में इसके अंदर पूरा डाटा आ जाएगा कि बेस्ट कौन था, पहले नंबर पे कौन था, कौन सी जो आपकी प्रेजेंटेशन थी, है ना, कौन से स्टेट की प्रेजेंटेशन को सबसे पहला अवार्ड दिया गया। तो हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे, ठीक है, जब उसको पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट। महाराष्ट्र रिपोर्ट्स टू, देखो हमने कल परसों पढ़ा था ये ना कि एक ऐसी डिजीज चल रही है जो कि ऑटो इम्यून है ना। यानी कि उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी नर्व के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे क्या होता है, आपके शायद हमने पढ़ा भी था 2 दिन पहले कि हमारे पैरों के अंदर क्या होता है, जो लोअर बॉडी पार्ट है उसके अंदर टिंगलिंग सी फील होती है हमें, है ना। उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाती है और उसके बाद जो हमारी नसें है ना उनके ऊपर अटैक कौन करने लग जाता है, नर्व के ऊपर। तो इम्यून सिस्टम, हमारी डेथ हो जाती है बेसिकली। और ये बहुत रेयर बीमारी है, ये लगभग 1 लाख 2 लाख में एक बंदे को होती है, वो भी बहुत रेयर है,
ऐसा WHO का कहना है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, पुणे के अंदर लगभग 100 प्लस केस ऐसे पाए गए हैं जिनको ये बीमारी है। तो इसका नाम जरूर याद रखना, क्या नाम है इसका, गुलियन बैरे सिंड्रोम, ठीक है। आपसे पूछ लेगा रिसेंटली ये न्यूज में था, क्यों था। मैंने लास्ट टाइम आपको इसका बैक्टीरिया भी बताया था, कौन रिस्पॉन्सिबल था, मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा बैक्टीरिया था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी वहां पर जांच चल रही है, देख लेंगे क्या होगा, काफी चलता रहेगा न्यूज में, ठीक है। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। देखो समझना, एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था MSP, ठीक है। ये वो MSP नहीं है MS स्वामीनाथन वाला, ठीक है। इसका नाम है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है। हुआ क्या था, देखो मैंने कहा मैं होना चाहता हूं इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है ना उनके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहता हूं, मैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को छोड़ना चाहता हूं, मैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि 2070 का जो मेरा टारगेट ईयर है कि मुझे क्या हो जाना है, मुझे कार्बन न्यूट्रल हो जाना है ना, ताकि मैं यहां पर ग्लोबल वार्मिंग या जो भी कार्बन एमिशन हो रहा है उसको कम कर सकूं, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ई व्हीकल्स पे जाना पड़ेगा, सिंपल से, क्योंकि सबसे ज्यादा पोल्यूशन यहीं से होता है। मैंने कहा था 70% जो पोल्यूशन होता है वो ट्रकों की वजह से होता है, जो डीजल वाले होते हैं ना। कैसे पॉसिबल हो सकता है ये सारी चीजें, तब हो सकती है जब हम इसको ग्रीन एनर्जी की तरफ चले जाएं, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन आया था ना उसकी तरफ चले जाएं, ठीक है। हम हाइड्रो पावर का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, हम सोलर पावर का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। हम कुछ दिन पहले मोदी जी ने एक स्कीम चलाई थी, PM मुफ्त बिजली योजना, है ना। हम अपने घर की छत के ऊपर, रूफ टॉप के ऊपर क्या लगा ले, जो पैनल्स लगा ले, ताकि उससे बिजली बनती रहे, ठीक है। एक है कि इतने बड़े लार्ज स्केल पर मैं कैसे जा सकता हूं, तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, लिथियम आयन, है ना। समझना इस पूरी कहानी को, लिथियम आयन मेरे पास होना चाहिए। लेकिन लिथियम आयन जो है ना वो भारत में तो है ही नहीं। ये सारा लिथियम आयन तो चाइना में भरा पड़ा है और ताइवान के अंदर, ठीक है। इसीलिए चाइना ताइवान का वो चलता रहता है मैटर की, वो कहता है वन चाइना पॉलिसी, वो सब। लेकिन बात समझना कि लिथियम आयन मेरे पास नहीं है लेकिन उसके पास है। ऐसे अमेरिका के पास कुछ ऐसा होगा जो उसके पास है लेकिन इंडिया के पास नहीं है, और कुछ ऐसा होगा जो इंडिया के पास है लेकिन अमेरिका के पास नहीं है। तो जो मेरे पास नहीं है वो मेरा क्रिटिकल मिनरल है, मेरे पास है नहीं, मुझे चाहिए डेवलपमेंट के लिए। तो हुआ क्या, 2022 में USA ने क्या किया, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम रखा मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है। दैट वाज लीड बाय, उसको हेड किसने किया था, तो उसको हेड करने वाला था आपका USA, ठीक है। और इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो याद रखना उसमें 14 मेंबर्स हैं। लास्ट मेंबर जो ऐड हुआ था वो कौन था, इंडिया था, ठीक है। इंडिया ने लास्ट इसको ऐड किया था। टोटल 14 मेंबर्स हैं, किसमें, MSP में। किसने स्टार्ट किया था, USA ने किया था। कब किया था, 2022 में, ठीक है। और इंडिया के कितने क्रिटिकल मिनरल है, तो याद रखना इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को लिस्ट किया हुआ है। शायद मैंने एक दिन आपको PDF भी शेयर की थी, उसमें 30 के नाम भी लिखे थे। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, याद भी नहीं होंगे, ठीक है। बस सिंपल याद रखना इसमें 30 है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं हुआ, कैबिनेट ने इसके लिए एक मिशन लॉन्च कर दिया, एक जिसको जो आउटपुट कितने का है, तो 16,000 करोड़ रुपीज का। तो हाँ, ये सिंपल सी न्यूज है लेकिन ये पीछे की बातें जरूर याद रखना। अब मैंने कहा कि हमारे सरफेस के ऊपर नहीं है ना, हमारे जो सरफेस है उसके नीचे नहीं है मिनरल्स, है ना। लेकिन ये भी तो हो सकता है, मान लो मैंने कहा ये मेरा भारत है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बना हुआ है, तो मैंने कहा यहाँ पर बना हुआ है अरेबियन सी, और यहाँ पर क्या बना हुआ है, तो ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा नॉटिकल माइल्स, है ना, जैसे कि हमारा टेरिटोरियल जोन होता है, ठीक है, टेरिटोरियल जोन, उसके बाद कॉन्टाजियस जोन, है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 12 नॉटिकल माइल्स का, ठीक है, 24 नॉटिकल माइल्स का, और लास्ट वाला 200 नॉटिकल माइल्स का। मतलब ये कुछ रीजन तो मेरा ही है ना। तो हमने सोचा कि अगर यहाँ पे नहीं है तो हो सकता है यहाँ पर मिनरल हो, तो हमने एक मिशन लॉन्च किया हुआ, याद रखना, मतलब अभी स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है समुद्रयान, ठीक है। समुद्रयान क्या है, बेसिकली याद रखना, जैसे हमारा गगनयान जाने वाला है ऊपर गगन में, आसमान में, ठीक है, ऐसे हमारा समुद्र में क्या जाने वाला है, समुद्रयान, ठीक है, जिसमें हम कहां तक जाएंगे, तो याद रखना 6000 मीटर, इसको किलोमीटर मत कर देना क्योंकि उसके बाद तुम दूसरी तरफ ही निकल जाओगे, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। और इसके लिए जो सबमरीन यूज होगी, सबमर्सिबल यूज होगा, उसका नाम याद रखना, डायरेक्टली पूछ लेगा, मत्स्य 6000, ठीक है। ये बेसिक सी बात याद रखना, अभी ये लॉन्च होगा, जब होगा हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।